कि लाल किताब क्या है और इसका नाम लाल किताब क्यों रखा गया, क्या है इसके पीछे कुछ लॉजिक। लाल किताब जो है हमारे लिए कितनी यूजफुल है, कहने का मतलब है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन जो है वो अच्छी हाई हो, बढ़िया हो, तो उसके लिए कुछ जो रोजमर्रा के लिए कुछ क्या इसमें लाल किताब की कितनी हेल्पफुल हो। रेड बुक को ना एक टोना टोटका भी बोला जाता है, उर्दू वर्ड है ये। काफी लोग ना ये वर्ड सुन के डर जाते हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान है अगर मान लीजिए उनको बोल दिया है कि भाई 900 ग्राम जो है वो दाल आपको पानी में प्रवाह करना है, ठीक है, अगर उसने 1000 ग्राम कर दिया, 1 किलो कर दी, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ इसका कोई कॉम्बिनेशन। अगर एक किसी का ऑफिस हो, ठीक है, तो उसके यहाँ पे जो वर्कर्स है वो तंग कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे। बच्चे जो है अक्सर पढ़ाई में बड़े कमजोर होते हैं, ठीक है, या कंसंट्रेशन की पावर उनमें थोड़ी सी कम होती है, तो क्या बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी मैरिज डिले हो रही हो, मैरिज ना हो पा रही हो, उसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे। तो बंद किस्मत के दरवाजे जो है कैसे खोले जाएंगे, इसका आप एक उपाय बताइए। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है आचार्य श्वेता अरोड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा आज का। इस पॉडकास्ट में आपको एक जो जनरल, जैसे कि बंद किस्मत के दरवाजे कैसे खोले, अगर आपको एजुकेशन में कुछ कमी हो रही है, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जाए, लाल किताब से रिलेटेड शी इज एक्सपर्ट और उन्होंने इससे रिलेटेड जो हमें बहुत सारे उपाय बताए। कर्ज में अगर आप हो या फिर अगर एम्प्लॉयज आपके टिक ना रहे हो तो उनके लिए भी क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ये सारी बात, ये सारी डिस्कशन जो है इस पॉडकास्ट में किए गए हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे पास स्पेशल गेस्ट आके बैठे हैं जिनका नाम है आचार्य श्वेता अरोड़ा, जो आज आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने वाली है जहां पे आप सब लोग फंसते हैं। यानी समझ गए आप, बिजनेस, मनी और मैरिज एंड ऑल दैट। तो लाल किताब की एक्सपर्ट आज हमारे सामने मैम बैठी है, तो स्वागत करते हैं आज मैम का और जानते हैं कुछ उनसे रिलेटेड, जो भी हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड जो उनके उपाय है। मैम, हेलो मैम, कैसे आप। हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मैम बढ़िया। आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए मैम। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य श्वेता अरोड़ा है। मैं आज आपको रेड बुक की कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ। वैसे मैंने वैदिक किया हुआ है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, केपी किया हुआ है, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूँ मैं। लेकिन रेड बुक, जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत भ्रम हो जाता है कि रेड बुक, एक्चुअली में नाम सुन के लोग डर जाते हैं कि है क्या। क्या होता है कि वैदिक जो है उसमें हम लोग डायग्नोज करते हैं कि हमें हमारी कुंडली क्या बोल रही है। लेकिन जब उसमें हमें कोई दोष नजर आता है, किसी भी चीज का, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी को बेबी होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब की जो तोड़ होता है या उस चीज की जो रेमेडी होती है वो हम रेड बुक से करते हैं। ओके, तो लाल किताब, वही मैंने बहुत नाम सुना है मैम लाल किताब हाँ का। सबसे पहले मैं आपसे शॉर्ट में यही पूछना चाहूंगा मैम कि लाल किताब क्या है और इसका नाम लाल किताब क्यों रखा गया, क्या है इसके पीछे कुछ लॉजिक। हाँ जी। सर, क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपनी मुट्ठियां बंद करके लाता है। हाँ जी, है ना? हम जितना भी खोलने की कोशिश करते हैं उसकी मुट्ठी फिर बंद हो जाती है। राइट, तो वो जो मुट्ठी बंद होती है ना, उसको हमने लाल किताब के साथ इंडिकेट किया है। ओके, हाँ जी। तो बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि हम पिछले जन्म से कुछ कर्म लेकर आए हैं। उसका भुगतान यहाँ पर हम करने आए हैं। जी, है ना? तो उसको हमने लाल बुक किताब बोला है। अच्छा, हाँ जी, ज्योतिष को निधि सिद्धि कहा गया है। अच्छा, निधि होती है हमारे 9 ग्रह और सिद्धि होती है हमारी 12 राशियां। अच्छा, हाँ जी, जब हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें 108 माला बनती है। कभी आपने देखा होगा कि हमें जाप करने के लिए बोला जाता है तो हाँ एक उसमें माला बोला, पूरी। हाँ हाँ कि जी। 108 करना हाँ है। जी, जी, तो इसी को हमने ज्योतिष के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा, तो लाल किताब भी वहीं से आई है। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के अंदर जान है। आप जितने भी प्राणी ले लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, सबके अंदर एक जान है। जी, लेकिन हम सबके अंदर किस चीज से जान है?
हम्म, खून से। अच्छा हाँ जी, तो हमारा जो ब्लड है वो हमें चला रहा है। जी। जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो कितनी वीकनेस आ जाती है कि हमें ब्लड की ड्रिप भी चढ़ानी पड़ जाती है। हम्म, तो उस खून को, उस ब्लड को इंडिकेट किया गया है लाल किताब से, अच्छा और उसका जो रंग है वो सुर्ख लाल है, जी। चमकीला लाल नहीं है, वो एकदम डार्क कलर का लाल है। अच्छा तो उसी से ये लाल किताब आई है सर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि ये लाल किताब का नाम जो है लाल किताब क्यों रखा क्यों गया। रखा गया? आज ये प्रूव हो गई ये चीज। ठीक है मैम। अच्छा मैम, अब रोजमर्रा में बताइए, जैसे रोजमर्रा के जो हम जीवन शैली जीते हैं, तो उसमें हम लाल किताब जो है हमारे लिए कितनी यूजफुल है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन जो है वो अच्छी हाई हो, बढ़िया हो, तो उसके लिए कुछ जो रोजमर्रा के लिए कुछ, क्या इसमें लाल किताब की कितनी हेल्पफुल होती है। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल किताब क्या है, एक रेमेडी है। हम्म, रेमेडी क्या होती है? एक दवा, ओके, है ना? जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? दवाई, दवा लेनी पड़ती है। जी, जब हमें खांसी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। राइट, तो वो जो लाल किताब है ना, वो हमारा एक एंटीबायोटिक है। ओके, हाँ जी, तो जैसे मैंने अभी आपको निधि-सिद्धि के बारे में भी बताया, तो एक कुंडली बनती है वैदिक शास्त्र में, तो वो 12 भावों की कुंडली होती है, और हर भाव को एक अ, ड्यूटी दी गई है। अच्छा, जैसे फर्स्ट भाव है, हमारा लगन का भाव कहलाता है। तो लगन क्या होता है? हमारी अपीयरेंस। आप ये कुंडली का बता रहे हैं कि हाँ, कुंडली का जो कुंडली था, का, ओके, कि हमारी अपीयरेंस कैसी है, हमारा हम्म, मतलब अगर हम 6 लगन की कोई कुंडली हमारे पास आ गई और हमारे सामने वो नहीं है विजिबल कि कोई हमें फ़ोन पे बात कर रहा है, हमारे पास लगन कुंडली आ गई, तो सबसे पहले हम वो कुंडली देखकर पता कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा है। आप थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे मैम कि कुंडली में कौन से क्या लगन का क्या रोल होता है, कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। सर देखिए, वैसे तो 12 भाव हैं, जी, 12 नंबर की राशियाँ हैं, 12 हम्म, राशियाँ हैं, हम्म, हर राशि का अपना एक अलग रोल होता है। अगर मैं एक सूर्य की राशि जो 5 नंबर है, ठीक 5 है, नंबर की राशि जो है सिंह राशि, अच्छा, है ना? उसको क्या सूर्य से इंडिकेट किया गया है। अच्छा, अब आपने कभी सिंह को देखा है? हम्म, कैसा होता है वो? हम्म, वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं। जी, कितना मतलब बलशाली है वो, उसके अंदर कितनी ताकत है। जी, तो ऐसे ही जो सिंह लगन के लोग होते हैं ना, वो इतने ही मतलब हार्ड होते हैं, इतने ही मतलब डोमिनेटिंग भी एक कह लीजिए कि डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं और साहसी होते हैं। अच्छा, हाँ, जी, तो ऐसे ही अगर हम इस 6 नंबर की राशि लूँ तो उसको कन्या राशि बोला गया है। ओके, तो कन्या राशि को देखने में आपको पता चल जाएगा कि कितने सिस्टमैटिक होंगे। हम्म, वो कन्या राशि जैसे कन्या होती है, आप उनको एक मतलब घर की एक लेडी भी है, हम्म, आप उसको मल्टीपल काम दे दीजिए, ठीक है, आपको करके दिखाएँगी। जी, यही काम अगर आप घर के किसी जेंट्स को देंगे, तो शायद वो नहीं कर पाएँगे। नहीं, जी, तो इसी तरह कन्या लगन क्या होता है, एक बहुत ही फ़ोकस्ड होता है कि अगर उनको ये काम करना है, तो वो करेंगे अपना काम खुद ही। वो कहीं किसी और को ऑर्डर देने से बेटर होता है कि वो अपना काम खुद करके बैठ जाएँगे। और इसी अच्छा, तरह सिंह लगन के लोग क्या होते हैं, वो डोमिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन वो अपना काम खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं। जस्ट लाइक एक राजा महाराजा, हाँ, ठीक है, कि हाँ मतलब जी। कि ऑर्डर पास किया, हुँ, अब उनके सैनिक काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो कहने का ये मतलब होता है कि जो इस राशि के अकॉर्डिंग जो है, वो हाँ। इंसान की जो है क्वालिटीज़ का पता लगता है। क्वालिटीज़ का पता चलता है। तो जी, ये लग्न होता है। जैसे आपने मेरे से पूछा हुँ, कि क्या काम होता है इसका? कैसे ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इसको यूज़ जी, करते हैं? तो जब हम 12 भाव देखते हैं, ठीक है? अगर मेरे पास किसी बच्चे की कुंडली आए और उनको बोला जाए कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हुँ, और अभी वो सिर्फ़ मात्र 7 या 8 साल का है, जी, तो मैं उससे क्या सबसे पहले उसका 4th हाउस देखूँगी ओके, कि 4th हाउस तो नहीं उसका कहीं पे प्रॉब्लम दे रहा। ओके, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग 4th हाउस अगर उसका प्रॉब्लम दे रहा होगा, तो हम रेड बुक से उसको वो रेमेडीज़ बताएँगे ताकि उसका जो 4th हाउस की प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक हो जाए। और अगर वो थोड़ा-सा हायर होगा तो हम 5th हाउस देखेंगे, उसने और ग्रेजुएशन करेगा तो हम 7th हाउस देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हर एक घर को कुछ ना कुछ कार्य दिया गया है। अच्छा, अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, तो भी हम 5th हाउस देखेंगे।
ओके। किसी को हेल्थ में बहुत इश्यू आ रहे हैं तो उसका 6, 8 तो 12th हाउस देखा जाएगा। ओके। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो रेड बुक होती है वो रोजमर्रा यूज होती है, लेकिन हम रेड बुक के उपाय हम डेली ऐसे नहीं करवाते। राइट। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, जैसे ना रेड बुक को ना एक टोना टोटका भी बोला जाता है, उर्दू वर्ड है ये। अच्छा, काफी टोना-टोटका। लोग, हाँ, जी। काफी लोग ना ये वर्ड सुन के डर जाते हैं, हुँ, हुँ। देखा जाए। लेकिन जी। टोटका क्या है? उपाय, उर्दू वर्ड है, जी। करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर हम एक डॉग है, उसको हम रोज खाना खिला रहे हैं, राइट। गाय है, उसको हम रोज खाना खिला रहे हैं, पक्षियों को हम खाना दे रहे हैं, तो ये भी रेड बुक के ही उपाय हैं। हाँ जी, अभी हम वही आएँगे उसके ऊपर धीरे-धीरे हाँ। कि इसमें कौन-कौन से उपाय और किन-किन प्रॉब्लम के लिए होती है, तो हुँ। उसके बारे में आपसे थोड़ा पूछना हाँ। चाहूँगा, ठीक है? तो जी, बताइए। मैं, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे हुँ। कि रोजमर्रा, अगर हम रोजमर्रा ये उपाय कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं रोज, वो भी एक उपाय है, जी। ठीक है? तो अगर हम रोजमर्रा ये वाले उपाय कर रहे हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं होता, जबकि ये वाले जो उपाय होते हैं, ये कभी ना कभी हमारी लाइफ को सपोर्ट करते ही करते हैं। अच्छा। ऊपर से हमें ब्लेसिंग्स आती ही आती है, क्योंकि देखो, आपने एक बेजुबान को खाना खिलाया, हुँ। वो बोल नहीं सकता, जी। तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको आई। तो ये भी एक रेड बुक के उपाय है, जो हम रोजमर्रा अपने डेली लाइफ में अपना सकते हैं। ओके। मैम, लेकिन मैंने जहाँ तक कि लाल किताब के कुछ उपाय सुने हैं, तो थोड़ा-सा ना मतलब करने में थोड़ा टिपिकल होते हैं, तो टफ होते हैं कि और मतलब ये फ़ील होता है, अरे यार! जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुना है कुछ कि किसी का कोई चीज़ कमज़ोर है, तो अब क्या करना है कि जाके जो है नदी के अंदर जो है ये चीज़ बहा दो या ये कर दो। अब पहले तो सबसे पहले उस सामान को ढूँढो, वो सामान मिले ना मिले, फिर सामान मिलने के बाद जो है फिर उसके बाद नदी ढूँढो, नदी कहाँ है जहाँ हम इसको बहा के आए। तो बहुत थोड़ा-सा टिपिकल टाइप का लगता है। अब जैसे आजकल न्यूमेरोलॉजी और ये सब चीज़ें जो है बड़ी शॉर्ट में हो गई है, कि बंदे का न्यूमेरोलॉजी से पता कर लो, हाँ जी, ये काम हो जाएगा। इस तरीके से कर लो, नंबर को बढ़ा दो, उसकी एक्टिविटी कर दो। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट है या कुछ ऐसा? सर, आप एक बात बताइए, जी। खाना सामने पड़ा है, हुँ, आप जब तक उसको तोड़ के मुँह में नहीं डालेंगे, तब तक उसका फल कैसे मिलेगा? राइट। और आप ये भी देखिए कि कोई और आपको खाना खिलाएगा तो आपको वो स्वाद नहीं आएगा, हुँ, नहीं आएगा ना? जी। तो लाल किताब भी ऐसे ही है। जब अच्छा। आप किसी को, आपको कोई उपाय बताया गया, हुँ, चलिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कि आपको बोला गया कि आपको चने की दाल लेनी है और आपको वीरवार को उसको जल प्रवाह करना है, हाँ जी। ठीक है? तो आप एक शॉप पे गए, हुँ, आपने चने की दाल खरीदी, ठीक है। आप खुद गए, हुँ, है ना? आपने उसके लिए पैसे दिए, हुँ, आपकी मनी लगी, जी, ठीक है? जब आप उसको लेकर घर आए, फिर आपने जैसे मुझे बोला कि उसको जल प्रवाह हमने करना है, तो एक नदी ढूँढनी पड़ेगी। जी। चलिए, आपने थोड़ा सर्च किया आस-पास, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो बहुत हमें जगह मिल जाती है। हुँ, तो हमने वो सर्च किया, वहाँ तक जाने का हमने ट्रैवलिंग का टाइम लगाया, तो उसमें क्या लगा हमारा? कर्म, एफर्ट, कर्म लगा। कर्म लगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जब कर्म लगता है किसी चीज़ में, तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अरे वाह! क्या बात बोली है आपने। तो लाल किताब यही है, हुँ, जब हम हुँ। एफर्ट्स करते हैं ना, कर्म करते हैं, तो जब उसका फल मिलता है ना हमें सर, तो वो बहुत अच्छा होता है। एक मैम सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो होती है ना ये लाल किताब के उपाय में, एक होती है कि 750 ग्राम दाल को बहाना है, 900 ग्राम बहाना है। अब तो भैया सबसे पहले तो खुली दाल को ढूँढो, कहाँ मिलेगा? वहाँ के बोलो तो वो 500-500 ग्राम के पैकेट मिलते हैं, 1 किलो के मिलते हैं। ये सबसे बड़ी मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो क्या एक नॉर्मल इंसान है, अगर मान लीजिए उनको बोल दिया है कि भई 900 ग्राम जो है वो दाल आपको पानी में प्रवाह करना है, ठीक है? अगर उसने 1000 ग्राम कर दिया, 1 किलो कर दी, तो इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? कुछ इसका कोई कॉम्बिनेशन? सर देखिए क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को ना बढ़ा के फिर भी कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन हम उसको कम करके करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि हुँ, देखिए, अगर किसी ने आपको उपाय बताया जी। कि 800 ग्राम आपको चने की दाल बहानी है, हाँ जी। तो इसका लॉजिक होता है कि आपका गुरु जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, और चने की दाल जो होती है वो गुरु को इंडिकेट करती है। ओके। तो उसमें कहीं न कहीं तो इफ़ेक्ट हुआ ना, कि आपके उस गुरु को उठा के बहाना है जब हमने, तो उसको वहाँ से उठा के हमने उसकी पावर को किसी और हाउस में पहुँचा देना है। अच्छा, तो ओह! ये लॉजिक होते हैं। तो जैसे 750 ग्राम बोलते हैं, तो इसका हुँ। क्या मतलब हुआ मैम? सर वैसे 750 ग्राम बहुत रेयर बोली जाती है। अच्छा, 700 ग्राम होगी, क्योंकि देखिए भाव है, 1 से 12 तक भाव है। जी, अगर 1 में होती है तो हम 100 ग्राम बोल देते हैं, 2 में होती है 200 ग्राम समझ बोल गया। देते हैं। तो या तो 600 ग्राम बोली जाएगी, और ये नहीं है कि 7th हाउस में है तो हम 700 ग्राम हाँ, बोलेंगे, नहीं। अच्छा, उसके उपाय अलग हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, ओके, बहाने, देखिए सर, बहाने का मतलब होता है कि हमने उस चीज़ को अपने से दूर कर दिया। अच्छा, हाँ,
उसको बहा दिया ना तो उसकी एनर्जी चली गई। तो ओके। जो वो कष्ट दे रहा था चीज हमें, वो अगर गुरु 8th हाउस में बैठ के हमको फल अच्छे नहीं दे रहा तो उसकी हम्म एनर्जी को हमने क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। हम्म तो बहाने का लॉजिक यही होता है। इसी तरह से कई बार बोलते हैं कि आप टेम्पल में जाके रखो जी। उस चीज को, हाँ जी। तो उसकी तब भी उसकी एनर्जी को हमने अलग जगह पे पहुंचा दिया। अपने घर से उठा के उसको हमने कहाँ पे पहुंचा दिया, टेम्पल टेम्पल में में। पहुंचा दिया। और टेम्पल को क्या कहा गया, बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा। क्योंकि एक मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके ना हम अपनी सारी नेगेटिव चीजें रिलीज कर देते हैं। जी। और वहां पे आप देखेंगे कि वहां की मंदिर की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। जब घंटी बजती है जी। कितना पॉजिटिविटी आती हाँ है। जी मैम। तो ये सारे जो लॉजिक हैं ये सब रेड बुक में यूज किए गए हैं कि आपको ओके। क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके। इसलिए कहते हैं कि कई बार हमें उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ क्यों मैम? देखिए, हाँ, क्योंकि जो जैसे मैं हूँ, मुझे नॉलेज है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिनको नॉलेज है, वो आपको प्रॉपर एक्यूरेट बताएंगे कि हाँ आपको वो चीज बहानी है या गाड़नी है या धर्मस्थल में रखनी है, वो हमें पता है। ओके, इसके भी पीछे लॉजिक हाँ है जी। कि बहाना नहीं है, मंदिर में रखो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो आपकी कुंडली बताती है। अच्छा, वो आप देखिए 12 एक भावों की एग्जांपल से कुंडली है। मैम बताइए, अगर मान लीजिए कि बहाने की बजाय वो कहते हैं नहीं नहीं आपको बहाना नहीं है, आपको सिर्फ मंदिर में रख के आना है। ऐसा आपने क्या देखा होगा जो आपने ये लॉजिक लगा के बोला होगा? हाँ, सर मैंने आपको अभी भी बताया था, जैसे एनर्जी एक्सचेंज करनी है। अगर किसी की एनर्जी हमें बहुत तंग कर रही है तो हमने उस चीज को बहा दिया, अपने से दूर कर दिया, राइट। ठीक है। और अगर हमें उसकी पावर चाहिए तो हमने उसको मंदिर में रख दिया। जी। तो ये लॉजिक होते हैं सर, अच्छा हर अच्छा। चीज के पीछे। देखिए रेड बुक क्या है, एक लॉजिकल बुक है, ओके। बहुत लॉजिक से बनाई गई है, क्योंकि हर ग्रह को कुछ ना कुछ चीजों का चीज से इंडिकेट किया गया। अब आप शुक्र अगर किसी का वीक होता है जी। तो हम उसको शुक्र के उपाय जैसे बता देते हैं कि आपको फूल दबाने हैं या प्रवाह करने हैं या माता रानी को फूल चढ़ाने, लक्ष्मी माँ को फूल चढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि एक फूल जो होता है उसको लक्ष्मी के साथ और वीनस के साथ इंडिकेट किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट्स को भी जो होता है वो ग्रहों के साथ इंडिकेट किया जाता है और चीजों को भी किया जाता है। इवन जितने जीव जंतु होते हैं उनको भी किसी न किसी ग्रह के साथ इंडिकेट किया जाता है। आपके आसपास के लोग जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, हर एक को एक ग्रह का दर्जा दिया गया है। अच्छा। हाँ, वो भी एक दर्जा होता हाँ है जी, रिश्तेदारों का। हाँ देखिए आप बताना चाहेंगे कुछ मैम हाँ इस जी पे? सर, जी बताइए। जैसे बहुत वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे आती हैं कि आपका शुक्र ग्रह वीक है। अच्छा। तो अगर आपका शुक्र ग्रह वीक है तो आप अपनी बीवी को खुश रखिए। आप जी। ये वीडियोस बहुत हाँ, ये आती बहुत हैं। देखी है मैंने। हाँ, जी, शुक्र ग्रह तो के ऊपर। शुक्र ग्रह कौन हो गया? वाइफ हो गई वाइफ। आपकी, है ना? लेकिन अगर यही वाइफ की कुंडली में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है ठीक है। 1%, तो अपने गुरु को हमें स्ट्रांग रखना है, अच्छा, वाइफ को। वाइफ को। हाँ जी। ओके। तो गुरु को, जब आप गुरु को स्ट्रांग करेंगे तो आपके वाइफ के हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और जब किसी मेल की कुंडली में गुरु वीक पड़ रहा होता है तो हम उनको कहते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, क्योंकि उनके लिए उनके गुरु वही है। ओके। अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो बाहर जाके किसी वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में आप सेवा करके आओ। ओके। हाँ, तो ऐसे ही अगर किसी की किसी ससुराल पक्ष से नहीं बन रही जी। तो कहा जाता है कि उनका राहु खराब है। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ये केस होते रहते हैं, ससुराल से बहुत दुखी है। हाँ। तो मतलब सभी का राहु खराब है, मतलब आई थिंक मुझे तो लगता है। नहीं सर, जी। ऐसा नहीं होता। जी। राहु मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ना यहाँ पे ग्रह वीक पड़ रहा है हाँ। है ना? आपकी चीजें वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ की। अच्छा। आपकी अगर ससुराल पक्ष से कम बननी शुरू हो गई, मन मुटाव शुरू हो गया, तो आपका कुंडली में कहीं ना कहीं राहु वीक पड़ ही रहा होगा। आपकी बेटे से नहीं बन रही तो आपका केतु वीक पड़ रहा होगा। तो हर एक ग्रह को एक रिश्तेदार के साथ इंडिकेट किया गया है। भाई, बड़े भाई से नहीं बनती तो मंगल आपका वीक है। अच्छा। हाँ, और कहते हैं ना आपने, और छोटे भाई से ना हो तो मैम? मंगल का ही अच्छा, कारक भाई भाई में मंगल आते मंगल हैं। के ही कारक माने जाते हैं। ओके। देखिए हम क्यों बोला जाता है, देखिए हमारे घर में ना पहले क्या होता था, बहू बेटी घर में आती थी, बेटियां स्पेशली जब मैरिज होके घर में आती थी, हम उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे। जी। कहा जाता था कि उनको कुछ ना कुछ आप दो। राइट। बड़े बुजुर्ग उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखते थे तो उनको घर से विदा किया जाता था। सर उसका भी एक लॉजिक होता है। वो अच्छा। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि बुध ग्रह से इंडिकेट किया जाता है।
ओके। और बुध ग्रह सारे 9 ग्रहों के बीच में ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ बैठता है ना उसी का रूप ले लेता है। जैसे बुध ग्रह है, आपका बुध ग्रह अकेला बैठा है तो वो अपनी चाल चलेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर वो राहु के साथ बैठ गया ना तो वो अपनी भाषा छोड़ के राहु की भाषा बोलनी शुरू कर देगा। ओह अच्छा। हाँ जी, तो ये क्या अब जो हमारे घर में बेटी आती है एक माँ से, एग्जांपल से बताइए मैम इस चीज को, इसी वाली बात को, वेरी हाँ इंटरेस्टिंग जी, बताइए। हाँ सर, जी। जैसे देखिए बहुत सी कुंडलियों में क्या होता है, बुध राहु इकट्ठे होते हैं। बहुत कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि बुध और राहु इकट्ठे घर बैठे होते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इंसान की बुद्धि बहुत जल्दी डाइवर्ट होती है, क्योंकि बुध जो राहु होता है वो क्या करता है, बुध को जल्दी जल्दी भ्रम में लाता है। आप सीधी चाल चलने लगेंगे ना तो वो कहेगा नहीं गलत चाल चल। अच्छा। ओके। आपको, हाँ, आपको क्या करेगा, बुध को बुद्धि से इंडिकेट किया हुआ है आपका माइंड, राइट। है ना, और राहु भी हमारा धड़ है। धड़ है। तो वो क्या करेगा, आपने पीना नहीं है, आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है, आपने, आपके फ्रेंड्स आपके सामने बैठे हैं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं लेकिन आप नहीं पी रहे। जी। लेकिन अगर बुध राहु इकट्ठे है ना, आप 2 सेकंड नहीं लगाएंगे उसको पीने में, गलत चीजों को, अच्छा। गलत काम में, गलत संगति में पड़ने में आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे, जिसका ओके। बुध राहु इकट्ठे आ जाएगा। तो ओह। ऐसे लोगों का वो मतलब ऐसे बच्चे इनफेक्ट, क्योंकि बड़े देखो अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जिनकी भी कुंडली में बुध राहु बच्चों के इकट्ठे हो, उनका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगी जी। कि थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो बच्चे बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगी है मैम। तो चलिए अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है उपाय कौन कौन से होते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि अगर एक किसी का ऑफिस हो, ठीक है, तो उसके यहाँ पे जो वर्कर्स है वो तंग कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे कि जिससे जो है वो ऑफिस के अंदर टिक के जो है एम्प्लॉइज काम करे। देखिए सर, वैसे तो बहुत से उपाय हैं जी, फिर भी कुछ ऐसे जो कि हर कोई इसको आराम से कर पाए। हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो शनि के साथ इंडिकेट किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और शनि के साथ इंडिकेट करने का मतलब होता है कि आप क्या करें, इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर आपके एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं टिक रहे हैं, तो आप किसी भी धर्म स्थल पे जाइए। ओके। चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आपके मन करता है आप जाइए, और वहां पे जाकर आप जूता स्टॉल पे सेवा कीजिए। अच्छा। और हो सके तो सैटरडे के दिन कीजिए। आप 2, 3 या मैक्सिमम 5 करके देखिए। 5 सैटरडे भी करके देखिए, या डेली जा सकते तो डेली 1 घंटा 2 घंटा आप निकाल सकते हैं, करके देखिए। ओके। आपको बहुत लाभ पता चल जाएगा। अपने आप ही आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें चेंज आना आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ये है कि जैसे गुरुद्वारे वगैरह में होता है तो वहां पे जूता घर बना होता है, हाँ जी, वहां बैठ के जो है बंदा कुछ करे तो ये उनके लिए फायदेमंद रहता है। बहुत। वेरी गुड, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, जो कि सब कॉमन है, आई थिंक सब कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे आ जाते हैं कि अगर कोई कर्ज से जूझ रहा हो, ठीक है, कर्ज की बहुत प्रॉब्लम है, अपना कर्ज खत्म करना हो, तो उसके लिए जो है आप कौन सा उपाय बताना चाहेंगे कॉमन? उसके लिए क्या करना है, आपको 5 गुलाब लेने हैं, गुलाब के फूल लेने हैं, एक वाइट कपड़ा लेना है, थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ लेना है, और एक चांदी का पत्ता लेना है, पत्रा जिसको बोलते हैं, या चांदी का वर्क जो होता है वो लेना है। इन सबको उस वाइट कपड़े के अंदर आपने बांधना है और बहते पानी में आप उसको डाल दीजिए। ओके। हाँ, हो सके तो मंडे करिए और 7 मंडेज करिए। आप अपने आप देख लेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया। ओके मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं एक लॉजिक पे आना चाहूंगा कि ये मंडे और सैटरडे कहने का क्या, इसमें लॉजिक क्या बनता है कि ये मंडे को करना चाहिए या ये सैटरडे को करना चाहिए? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है मैम? सर देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हर एक हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको किसी न किसी ग्रह के साथ इंडिकेट किया गया है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जो मैंने आपको शनिवार को बताया, अभी एम्प्लॉयज से रिलेटेड चीज है, तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, हमारे शनि होते हैं, तो इसलिए हमने वो उपाय शनिवार को करवाया। अच्छा। हाँ, और गुलाब के फूल का उपाय है, चावल का उपाय है, ये सारे मून से रिलेटेड चीजें हैं। ओके। हाँ, तो इसलिए हमने सोमवार को करवाई। अच्छा, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है मैम, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को जो है नजर लग जाती है, तो पुराने जमाने में तो यही होते थे कि नानी दादी वगैरह वही करते थे कि
लिया और वहां से बाती वगैरह करके उतार के कर दिया, चप्पल वगैरह मार के। हमारे घर में तो इसी तरीके से होता था। तो आप इसके लिए कुछ उपाय बताना चाहेंगे कॉमन की, जो कि बहुत ही आसान सा हो और सबकी नजर भी उतर जाए? एक मैंने बहुत सुना है, क्या ये इससे रिलेटेड है कि नहीं आप बताना, कि जैसे चीनी ले लेते और उसके बाद ऊपर से पूरे नीचे तक वारते और उसको वॉशरूम में जाके बहा देते हैं, कुछ डाल देते हैं, ऐसा कुछ है कुछ? सर चीनी नहीं, नमक। नमक, सॉरी, हाँ नमक कह रहे थे, हाँ, हाँ। हाँ तो जी। इसके पीछे ये भी हाँ। क्या लाल किताब का ही एक उपाय है? नहीं, ये हम्म, पुराने ज़माने से ये हम लोग करते हुए आ रहे हैं अच्छा। और बहुत ही ईज़ी चीज़ है, क्योंकि नमक हर घर में मिल जाता है। हम्म, तो जैसे बच्चे को कभी नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, जी, बोला जाता है, जी, क्योंकि हर किसी की नज़र बच्चों पे होती है और अपने खुद की माँ-बाप की नज़र जो होती है, सबसे पहले उन्हीं की ही लगती है बच्चों जी, पे, जी। क्योंकि हम डेली अपने बच्चों को देख रहे हैं। हम्म, तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी रिलीज़ करती है, अच्छा, क्योंकि घर में भी अगर नज़र लगी होती है, तो हम लोग नमक का पोछा लगवाते हैं घर में, ओके, कि नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, इसलिए हम लोग नमक का उपाय करते हैं, अच्छा, कि नमक बहुत जल्दी नेगेटिविटी को काटती है। ओके। तो आप बताना चाहेंगे कि नजर को हटाने के लिए लाल किताब में क्या हुँ। उपाय है मैम? हाँ जी, विकास जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हैं उपाय, जी, लेकिन एक छोटा-सा उपाय है, शायद पहले के लोग बहुत करते थे ये, और आजकल ये ट्रेंड खत्म हो गया है, क्योंकि आजकल हम सरसों के तेल की बाती बनाते हैं, उससे हाँ, नज़र हाँ, हाँ, उतार देते हैं, नमक से आपने जी। जैसे बताया, ये लाल मिर्चों को भी हम लोग जला देते बट ये हैं। ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है, तो हाँ, कोई आप ईज़ी उपाय हाँ। बताना चाहेंगे? देखिए, जो भी आपके घर के जेंट्स हुँ, बाहर आते-जाते रहते हो, ठीक है। और घर के बड़े भी हों, हुँ, जो बाहर आ जाए, आपने क्या करना है, शाम के समय उनके पैरों के शूज़ होते हैं, वो एक ले लेना है, और जिसको भी नज़र लगी होगी, उसके ऊपर से आपने 7 बार घुमाना है। अच्छा, हाँ, और फिर घुमाने के बाद आपने उसमें थोड़ा-सा स्प्लिट करना है, अच्छा, और फिर उसको ज़ोर से 7 टाइम्स ज़मीन पे पटक कर उसको बेड के नीचे कर दीजिए। अच्छा, हाँ, और मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपने उस जूते को नहीं उठाना। ओके, ये बहुत ही इतना इफ़ेक्टिव ये वाला उपाय है, कि एक ही बारी में जिनको नज़र लगी होती है, मतलब वो अगले दिन इतना एनर्जेटिक हो जाता है वो बंदा, अरे कि वाह! आप बता नहीं सकती मैं। क्या बात है! मतलब वही शूज़ के थ्रू मैम हाँ कराया जी। गया। इसके पीछे का कुछ लॉजिक मैम थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा? सर, क्योंकि बाहर गए ना, जो बाहर गया, वो बाहर की मिट्टी लेकर अच्छा, आया। ओके, हाँ, तो उसको हमने क्या किया, जो जिसको नज़र लगी हुई है, उस पे के ऊपर से घुमाया, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ कर दी हमने। अच्छा, ओह! वेरी गुड। अच्छा मैम, एक बात जानना चाहूँगा कि बच्चे जो है अक्सर पढ़ाई में बड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है? या कंसंट्रेशन की पावर उनमें थोड़ी-सी कम होती है। तो क्या बच्चों की कोई कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, वैसे तो ख़ैर अपना उनको एजुकेशन पे ध्यान देना ही चाहिए, बट फिर भी एक माँ-बाप जो है अपने साइड से एक सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ अगर उपाय करना चाहे बच्चों से रिलेटेड, कि उनसे उनकी पढ़ाई की कंसंट्रेशन पावर बढ़े, तो कुछ उसके लिए कुछ उपाय मैम? देखिए, उसके लिए तो वास्तु में बहुत उपाय होते हैं वैसे तो, जी, कि आपको बच्चों के टेबल कहाँ पे लगाना है, वो कौन-सी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ऐसी डायरेक्शन का ज़ोन खराब होता है, जहाँ पे बच्चों का मन नहीं लगता। जी। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे रेड बुक की बात कर रहे हैं, हुँ, तो मैं उसी का एक छोटा-सा उपाय आपको बताऊँगी। जी, क्या करना है, सरस्वती माँ की फ़ोटो को फ्रेम करवाना है गोल्डन में। गोल्डन कलर फ्रेम में, मतलब गोल्डन ये नहीं कि आपने गोल्ड लेना है, समझ गया, नॉर्मल गोल्डन ठीक फ्रेम है। करवाना है, और बच्चे जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हैं, उनके बैक साइड पे वो फ्रेम को टिल्ड करके आप लगा दीजिए उस फ़ोटो को, अच्छा, कि जिससे सरस्वती माँ का आशीर्वाद उन पे पड़े। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब क्योंकि देखिए क्या है, विद्या क्या है, सरस्वती माँ ने देनी है अच्छा, हमें, गणेश जी ने हमें वो बुद्धि देनी है जी। चलाने के लिए। तो सरस्वती माँ की जब ब्लेसिंग्स पड़ेंगी बच्चे के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान लगेगा। तो जहाँ पे वो पढ़ते हैं बच्चे, वहीं के ऊपर कहीं पे हाँ लगा जी, दिया जाए। वहीं पे बैक साइड पे जो भी वॉल आएगी, उस पे ओके, आप टिल्ट करके लगाएँ। सीधी नहीं, थोड़ी-सी झुकी हुई होनी चाहिए। समझ गया। तो अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है फिर भी अगर उसके कंसंट्रेशन की कुछ कमी है या कुछ नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि वहाँ नहीं लग सकता है, तो बस यही एक उपाय है या फिर आपने कुछ और भी सोच सकते हैं इसके लिए? नहीं सर, उपाय तो बहुत सारे हैं जी, इस इन मान सब लीजिए कि चीज़ों टिल्ट की कोई पोज़ीशन नहीं, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। नहीं, सीधा अगर तो लगाते तो कोई उसके कुछ? टेबल पे रख दीजिए। अच्छा, टेबल पे। हाँ, टेबल पे भी रख सकते हैं आप, छोटी-सी लाके।
ओके। क्योंकि मेनली क्या है, सरस्वती माँ की जितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल के बच्चों ने सब पूजा पाठ ये सब चीजें छोड़ ही रखी राइट। है ना। हम गणेश जी की पूजा फिर भी घर में करते हैं, लेकिन ओके। आपने देखा नहीं होगा कि किसी के घर में सरस्वती माँ की फोटो लगी हुई है, हम्म, बहुत रेयर होते होंगे। जी जी। लेकिन सरस्वती माँ की तभी बच्चों के अंदर क्या हो गया, पढ़ने की मतलब एक होती है ना ज़ील, वो हम्म, कम हो गई है। आजकल तो मतलब कौन। जी जी। कंपटीशन की तरफ ज़रूर जा रहे हैं, राइट। लेकिन जो बेसिक नॉलेज अच्छी वाली होनी चाहिए ना, वो उनको कम हो गई है, वो ज़ील नहीं रही है उनके अंदर। मैंने भी यही देखा है कि आजकल बच्चों का जो है कंसंट्रेशन जो है मतलब रटने में ज्यादा होता है बजाय कि कॉन्सेप्ट को समझने हाँ में। जी। मुझे लगता है अगर समझ के वो ज्यादा पढ़े तो ज्यादा बेटर हाँ। रहेगा। आपके मैम अभी तक जितने आपने उपाय बताए हैं तो इसमें कोई आपके रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स आप कुछ एक आध शेयर करना चाहेंगे कि जिनमें सच में कुछ ऐसा कोई चमत्कारी परिवर्तन आया हो कि जिसको आपने बताया हो कोई बहुत कर्ज में डूब रहा हो, किसी का मतलब सुसाइडल वगैरह कुछ इस तरीके के स्टेप उठाने वाले होते हैं, तो किसी को आपने कोई ऐसे इन्हीं उपायों को बताया हो और उनमें फर्क कुछ बताया हो, तो कुछ इसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर। सर आजकल ना लोगों को डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है। राइट। आपने देखा होगा, मतलब छोटा बच्चा भी है ना, उस वो भी बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका मूड बहुत जल्दी खराब होता है। जी। मन बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए नंबर चाहिए 90%, हाँ जी। आ गए 60% या 70% पे जी। कहीं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, डिप्रेस होना डिप्रेस्ड हो शुरू हो जाते जाते हैं। हैं। या फिर फैमिली प्रेशर ले लो, पेरेंट्स का प्रेशर भी कई बार हो जाता है, तो बच्चे ना मैं बच्चों की खाली बात नहीं करती, मैं नॉर्मल एक बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है सब जी। में। तो मेरे पास क्लाइंट आए थे, काफी लोग क्लाइंट आते हैं जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक छोटी-सी रेमेडी जो हमने सीखी हुई है अपने गुरुओं से, वही मैंने उनको शेयर करी अच्छा। कि उन्होंने क्या करना है, 21 डेज़ हम्म। गौशाला में जाना है। और गौशाला में चाहे आप कुछ लेकर मत जाओ अपने साथ, जैसे भी जाना है जाओ, वहाँ पे जाके गाय को पानी पिलाओ और वहाँ पर आधा घंटा बैठ के आओ हो सके तो। क्योंकि गाय क्या होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी। ओके। कहीं पर भी आपको एनर्जी चेक करनी हो ना किसी जगह की, आप वहाँ पर गाय छोड़ दो। अब जिस जगह पे जाके गाय बैठेगी ना, वो एनर्जी पॉजिटिव है। तो हमने जैसे उनको बताया कि आपने 21 डेज़ तक कंटिन्यूअस गौशाला जाना है और वहाँ पर जाकर ऐसे गाय की सेवा करनी है। जी। और क्या करना है, अगर आपके ऊपर कोई उनका गोबर लग भी रहा है, आपके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, आपने परवाह नहीं करनी। आपने कुछ परवाह नहीं करनी, आप आधा घंटा बैठ के अब घर आ जाओ, चाहे जितनी मर्ज़ी स्मेल आए, कुछ आए, अब घर आओ, घर आके नहा लो अपना। ठीक है। वो क्या हुआ, वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए ओके। अपने साथ, ओके। है ना? और वहाँ पर बैठे तो उन्होंने देखा कि हाँ, जब यहाँ पर इतनी स्मेल होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद सब रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? ओके। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी जब साथ में आती है, तो वो डिप्रेशन को रिलीज़ करती है। ये रेमेडी हमने कइयों को बताई हुई है और कइयों ने करी हुई है, जिससे उन्होंने खुद बोला है कि विदिन 11 डेज़ भी फ़र्क पड़ा हुआ है। मैम ये एक तरीके से आप मैं अभी जहाँ तक कि समझ रहा हूँ एक लॉजिक के साथ आपने इस चीज़ को जोड़ा हुआ है। हुँ। तो इससे उनके पैसों से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम दूर हो गई मैम? जो कर्ज उनका कैसे उतर नहीं, गया? मैंने आपने मेरे से एक्चुअल में पूछा कि कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो आपने अच्छा, 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 ठीक है। तो और मैंने आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। बच्चों को जैसे हम लोग बहुत गाइड करते हैं कि जी। उन्होंने सरस्वती माँ की पूजा करनी है पढ़ने के लिए, ओके। कर्ज मुक्ति के लिए भी हम जैसे मैंने जो आपको उपाय बताए, जी। गुलाब के फूल का हम लोग कर सकते हैं वो। ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम राइट, राइट। डेली हमारे पास जो आते हैं, हम उनको रिकमेंड मतलब करते हैं। 21 के बजाय आपने जो बताया तो 11 दिन के अंदर ही उनके हाँ अंदर जी, चेंजेस दिख हाँ गया। जी। मैम एक बहुत ही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जब भी कोई कुंडली मिलाई जाती है शादी के वक़्त पे, तो मांगलिक दोष जो है वो सामने आता है। तो ये मांगलिक दोष का जो है एक सही सा आप उपाय बताइए? देखिए मांगलिक दोष होता है और जैसे ना मंगल हुँ, मांगलिक दोष किससे रिलेट किया गया? मंगल मंगल ग्रह से। से। जी। मंगल ग्रह जो है ना उसकी उम्र 28 साल है। वो अच्छा। बहुत यंग है। हुँ, नॉर्मली क्या होता था पहले के टाइम पे, आजकल तो मैरिजेस लेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। हुँ। पहले के टाइम पे 21 लड़की 21, 22, 23 साल की हुई, मैरिज कर दी। लड़का राइट। 25 साल तक, मैक्सिमम 25 साल तक मैरिज कर दी। जी। तो वहाँ मांगलिक दोष बहुत लगता था कि ओके। कुंडली मिलान करी। अगर हमारे कुंडली में 1, 4, 7, 8 ओके। घर में मंगल आ जाता है तो हमें और 12 में ओके। मंगल आ जाता है तो हमें मांगलिक दोष लगता है। ओके। हाँ, तो इसीलिए कुंडली को मैच करके मैरिज की जाती थी कि अगर स्पाउस का भी यही आ रहा है तो उनका मंगल क्या होता है, आपस में कट जाता है।
तो लेकिन आजकल क्या है, बहुत सी कुछ लव सुना है मैम मैरिजेस होती है। पेड़ वेड़ वगैरह से हाँ शादी जी, करते हैं, ये क्या लॉजिक है मैम मैं इसके वही पीछे? आपको बता रही थी कि जी। क्या होता है, मंगल क्या करता है, फर्स्ट मैरिज के अंदर प्रॉब्लम डालता है, और अगर स्पाउस आपका मांगलिक नहीं है तो आपकी रीमैरिज के चांसेस बहुत बनते हैं। अच्छा। तो उसका लाल किताब ने तोड़ निकाला हम्म। कि क्यों ना, देखिए लव मैरिज करनी है किसी ने, अब लव मैरिज करने के लिए तो लड़का लड़की बिल्कुल डिटरमाइन होते हैं कि नहीं हमने तो करनी है तो करनी ही यही करनी है। करनी है, जी बिल्कुल। हम इस नहीं जाएंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये- और हम इन चीजों को नहीं मानते। ना वो जात देखते हैं, कास्ट देखते हैं, ना ही कोई नहीं, चीज कुछ कुंडली। नहीं। जी। तो हमने क्या एक तोड़ निकाला कि उनकी पहले एक बार मैरिज करवा दी जाए। जी। तो या तो लड़की होती है तो उसकी कुंभ विवाह भी करवा देते हैं, मतलब घड़ा रखकर, कुंभ यानी घड़ा, उसके साथ एक विवाह अच्छा। करवा दिया, ओके। और फिर उसकी एक सेकंड मैरिज जो होनी है उसके स्पाउस के साथ करवा दी। ओके। हाँ, तो क्या हो गया, एक मैरिज होने के बाद मंगल दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अच्छा। और जो मांगलिक दोष होता है ना, वो हमें सिर्फ मैरिज के लिए ही देखना चाहिए कि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके। तो हम पेट से भी करवाते हैं, कुंभ विवाह भी करवाते हैं, नहीं तो आजकल कृष्ण जी से भी करवाने लग गए हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ, कृष्ण जी का बहुत सुना हाँ। है। जी जी। तो क्या होता है, एक मैरिज हो गई आपकी तो सेकंड मैरिज आपकी अपने आप अच्छी चली जाएगी और ओके। मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपकी लाल किताब में जो है ये चीज उपाय बताई गई है हाँ, कि ये जो मैंने आपको बताया था ये इसी से रिलेटेड है, हाँ लाल जी, किताब से रिलेटेड। लाल किताब में भी है और यही सेम जो रेमेडीज होती है आपके वैदिक में भी है। अच्छा, वैदिक में हाँ दोनों जी, सेम ही हाँ है जी। जी। अच्छा, एक बात मैं बहुत पूछना चाहूंगा, जिनकी मैरिज डिले हो रही हो, मैरिज ना हो पा रही हो, हम्म। उसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? सर मैरिज डिले हो रही होती है, देखिए हम्म। रिश्ते तो आ रहे हैं, हम्म। है ना, लेकिन बात नहीं बन रही कहीं बात पर, नहीं बन रही। बात नहीं बन रही। जी। तो जब बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं, ये भी मैंने करवाई हुई है, और मतलब ऐसे करवाई थी कि जो लड़की खुद हाँ नहीं करती थी, हम्म। मतलब रिश्ते देखने आते थे उनको और वो खुद मना कर देती थी कि मैंने मैरिज नहीं करनी। ओके। तो हमने बताया था उसकी मदर को, तो उन्होंने ही करवाई उसको, जैसे भी बोल के। क्या करना है, जब भी रिश्ता आपके लिए कोई देखने आए, आपने फ्राइडे के दिन 8 छुआरे लेने हैं ओके। और उसको गैस पे बॉईल करना है पानी में। अच्छा। हाँ, और उसको तब तक बॉईल करना है जब तक छुआरे प्रॉपर वो पानी को सोक नहीं कर लेते। ओके। उतना मतलब कम से कम हाफ एन आवर तक लगेगा इसको ठीक है। करने में। फिर उस छुआरों को क्या बाद में हल्का सा ठंडा करके, जहाँ पे भी जिसकी भी मैरिज होनी है वो जहाँ पे सोते हैं बेड साइड पे रख दें, और अगले दिन सैटरडे के दिन उसको जल प्रवाह करवा दीजिए। अब देखिए कैसे नहीं काम बनते। एक ही दिन में हो जाएगा ये हाँ काम? जी, ये एक ही दिन? एक ही रेमेडी में हो जाता है। अरे वाह! इसके पीछे का लॉजिक मैम थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? कि मुझे ना सर लॉजिक जानने का बड़ा शौक रहता है। कुछ लोगों को होता है कि अरे यार लॉजिक क्या करना है, जो बस ये उपाय बता दो जी। बट मैं अपने दर्शकों को ये जब मैंने चैनल ही स्टार्ट किया था तो मेरा पर्पस ही यही था कि थोड़ा-सा विद लॉजिक जो है हम इसमें थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है मैम? छुआरे ही क्यों? सर शुक्र ग्रह से इंडिकेट किए जाते हैं ना ये सब चीजें। और अच्छा। हमारी मैरिज क्या होती है, खुशहाल मैरिज हमें चाहिए होती है, हुँ, हुँ। हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो, उसे शुक्र से इंडिकेट करते हैं। अच्छा। हाँ, कि हमारा जो शुक्र है वो हमारी कुंडली में कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, हमारी आगे आने वाली लाइफ में हमें कितना मिलेगा अच्छा, कैसा रहेगा हमारा साथ हमारे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ। तो ओके। ये चीजें ना हम शुक्र से बहुत इंडिकेट करते हैं। ओके। अगर शुक्र ग्रह वीक हो रहा है कुंडली में, तो हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। तो हम शुक्र के उपाय कराते हैं, और यहाँ पर भी मैरिज नहीं हो रही है तो हम शुक्र का उपाय कराएंगे। तो कि अगर जैसे पति-पत्नी में ना बन रही हो या कोई झगड़े वगैरह चल रहे हो तो उसमें भी ये सेम उपाय होता है? नहीं सर, देखिए अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो अच्छा। ये उपाय नहीं करना। ये उपाय तब करना है जब आपकी मैरिज नहीं हो रही है, कोई बात नहीं बन अच्छा। रही। अगर वाइफ की कुंडली में गुरु वीक आ रहा है, हुँ। देखिए छोटा सा उपाय, मेरे पास कई कंसल्टेशन ऐसी आती है हुँ। जिनका गुरु जो होता है लड़की का स्पेशली, अच्छा। गुरु जो होता है 7th हाउस में बैठा होता है। वैसे तो ठीक है। लड़कों का भी बहुत होता है। 7th हाउस में अगर किसी जातक का गुरु बैठा हुआ है हुँ। तो उनकी मैरिज या तो डिले होती है थोड़ी, या मैरिज हो जाती है तो बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं। जी। तो मेरा तो सबसे पहला उनके साथ एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है? अच्छा, हाँ, तो वो तो मैम सबके यहाँ ही होता है मंदिर तो। सबके घर होता है, हाँ, हाँ। ठीक है। जी। अगर आपके घर में मंदिर है तो आपने पूजा नहीं करनी, आपने अच्छा। जोत नहीं जगानी, आपने घंटियाँ नहीं बजानी। उससे क्या होता है, देखिए 7th हाउस जो का मालिक जो होता है ना वो हुँ। शुक्र ग्रह है, और गुरु ने वहाँ पे आके कब्जा कर लिया। तो वो शुक्र क्या करेगा, गुरु को टिकने नहीं देगा।
अच्छा। और गुरु क्या कारक है, वाइफ की कुंडली में हस्बैंड होता है, तो वो उनका अलगाव कराएगा ही कराएगा, डाइवोर्स कराएगा ही कराएगा, क्योंकि जो गुरु है ना वो बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है। अच्छा। और जो शुक्र है वो भोग विलास का प्लैनेट है। तो गुरु वहां तक ले जाता है कि आपको अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बनाने में अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम आती है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो वो उसको उस जोन तक ले जाता है। तो कहने का हाँ, ये मतलब है कि जितनी भी मतलब फीमेल्स है वो घर में मंदिर में पूजा ना करिए जिनका क्या? 7th हाउस में अच्छा, गुरु जिनका है, 7 हाउस में ओनली है। 7th हाउस। तो भैया पहले तो कुंडली चेक करवा लो, हाँ, उसी अकॉर्डिंग जो है आगे स्टेप बढ़ाओ। इसीलिए जी। बोला जाता है कि कुंडली दिखा के ही कोई उपाय करो। ओके। अच्छा होता है कि देखिए जनरल उपाय आप कर सकते हो, फीडिंग कराना, सेवा करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैंने आपको छुआरों वाला उपाय बताया, वो भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको कुंडली परामर्श के बाद ही करने चाहिए। ओके। तभी मैं इससे मैं उस फ्रेंड का नाम नहीं लूंगा, एक मेरा फ्रेंड है और वो जो है बड़ी उसकी वाइफ जो है पूजा पाठ वगैरह करती है, खूब बहुत ज्यादा पूजा में लगी रहती है। तो लेकिन उन दोनों की ना बनती बिल्कुल नहीं है, लड़ाइयां करते रहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं खूब। तो आई थिंक मैं उसको बोलूंगा कि अपनी कुंडली जो है एक बार हाँ, चेक करा लो, कि क्या पता इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक लॉजिक हो। होते हैं सर, बहुत लॉजिक होते हैं। देखिए क्योंकि ना गुरु और शुक्र की आपस में नहीं बनी, अच्छा। दोनों ही देव गुरु, एक शुक्राचार्य वो गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, और जो बृहस्पति देव हैं वो भी गुरु हैं, जी। जुपिटर प्लैनेट जो जी। हैं वो देव गुरु हैं। तो ओके। आप दोनों के ना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रहता था, हम्म। दोनों ही गुरु हो गए, एक देव हो के एक दैत्य हो के, अच्छा। तो वो एक दूसरे को प्रॉब्लम तो देंगे ही ना सर, एक जी। दूसरे के घर में आके बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम तो करेंगे ही। तो सर हर एक चीज के पीछे ना कोई लॉजिक है, जो समझ गया बहुत अच्छा होता है। सही बात है। नहीं, आज मैं आपके साथ जो बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ गया है, बट हाँ अभी इतना ज्ञान तो नहीं आया मेरे हाँ, पास अभी, इसके लिए बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती स्टडी होगी। जी। तो लास्ट अब पॉडकास्ट में चलते चलते जो है एक लास्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आई थिंक सब चाहेंगे, बंद किस्मत के जो है वो ताले कैसे खोले? अगर मान लो कोई कहता है कि यार मेरी हर चीज में किस्मत ही फूटी हुई है, जो काम करने चलो वो उल्टा ही हो जाता, हो ही नहीं पाता, कोई सक्सेस ही नहीं मिल पाती, तो बंद किस्मत के दरवाजे जो है कैसे खोले जाएंगे, इसका आप एक उपाय बताइए मैम। सर कुछ नहीं करना, आपने एक शॉप में जाना है, हम्म। आपने वहां से एक ताला खरीदना है, लॉक। अच्छा। लेकिन याद रखें कि वो लॉक को ना आप खोलें ना शॉपकीपर खोले, अच्छा। उसको खोलना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। खोलने भी नहीं देना, चेक भी नहीं करना आपने कि वो खुलता है या नहीं। सिर्फ अच्छा। बंद डब्बी में वो ताला लाना है। हम्म। आपको फ्राइडे को लेकर आना है, आपको उसको अपने जहाँ पे आप सोते हैं अपने बेड साइड पे रख दीजिए, अच्छा। और सुबह उठकर आप उसको नहा धोकर उस ताले को मंदिर में जाकर रखाइए। अच्छा। जिस दिन वो ताला खुलेगा, कोई आके उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत खुल जाएगी। अरे वाह, ये करना है बस जरा, हाँ जी, और इससे ये सक्सेस मिलेगी? बहुत। ओके। लेकिन सर शर्त यही है कि कोई खोलेगा नहीं उसे आप में से, अच्छा। आप ना शॉपकीपर। ओके, मतलब किसी शॉप में रखना है ये चीज, नहीं, आप किसी मंदिर में मंदिर रखना में है? रखना है। और अगर मंदिर का तो मैम चाबी तो उसको मिलेगी नहीं, फिर किस तरीके? आप चाबी के साथ ही रखेंगे ना उस बंद डब्बी में ही ताला। अच्छा, डब्बी में ही रख देना उसको। हाँ जी। ओके। तो जो खोलेगा अगर उसके ऊपर तो नहीं ये नहीं, चीज नहीं, पड़ती नहीं, है? नहीं, कुछ नहीं होता सर, अच्छा। आपकी किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ प्लानिंग बैठानी पड़ेगी है। मैं जाऊंगा नहीं किसी का बताऊंगा कि ये ताला मैं रख के आता हूँ रोज, तो कोई नहीं, चोरी आके क्या पता खोल जाए मैम, नहीं उससे सर हमारा काम रोज बन नहीं करना, जाए। आपको सिर्फ एक फ्राइडे को लेना है और सैटरडे को हाँ वही, रखवाना है। अगर मैं फ्राइडे में जाके हाँ। जो है वो रख के आ जाऊंगा, क्या पता कुछ हो जाता और हो। किसी को बताना नहीं है, आपने कोई शोर नहीं मचाना, कुछ अच्छा, नहीं करना। ये भी नहीं करना। जितने भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा करें कि आप एक हाथ से उपाय करें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। ओके, शांति से करना चाहिए शांति था। से करने चाहिए। जी। तो मैम ये बताइए, एक एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ ही उपाय का कुछ उल्टा नहीं पड़ता किसी पे? मान लीजिए कोई गलत कर दिया किसी ने उपाय, तो कोई इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट कुछ ऐसा तो नहीं नहीं पड़ता? सर, अगर आप कुंडली परामर्श से कर रहे हैं तो कोई उसका, क्योंकि जो भी आपको बता रहा है वो आपको बहुत सोच समझ के और आपकी कुंडली को देखकर बताएगा, तो उसका कोई ऐसे इफेक्ट गलत नहीं पड़ता। मान लीजिए कि अगर किसी का कहे कि सरसों का तेल बहाना है और उसको मिला नहीं, उसने तिल का तेल बहा दिया नदी में, तो इसका कोई मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता, या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं नहीं सर, पड़ेगा?
देखो तेलों में तो डिफरेंस होता है राइट। कि सरसों का तेल शनि को इंडिकेट करता है तो दूसरा तेल किसी और चीज को इंडिकेट करेगा, अच्छा। तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही कि हम्म। अगर स्पेसिफिक आपको बोला गया है कि आपको सरसों का तेल ही चढ़ाना है या बहाना है या जो भी करना है, तो आपको वही चीज करनी पड़ेगी ना। देखिए कोई अगर आपको बोल रहा है, मैंने जैसे आपको सबसे पहले आपको बताया था कि हर चीज को एक ग्रह के साथ इंडिकेट किया गया है। तो अगर दूध बोला गया है तो वो मून का कारक है, तो दूध ही करेंगे, आप उसकी जगह तेल नहीं कर सकते। हम्म। तो राइट। हर एक चीज को एक आपको मैं बोलूँ ड्यूटी दी गई है बेसिकली। जी, सभी ग्रहों को हाँ और सभी जी, इन चीजों को। हाँ। जैसे एक बच्चे को अगर बोला जाता है कि आपकी ड्यूटी है कि आपको ये वाला होमवर्क पूरा करना है आज, जी। तो आप बच्चा उतना ही करेगा काम, है ना? तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आपको बोला जाता है वो एक ड्यूटी होती है, जो सामने वाला आपको दे रहा है रेमेडी वो उसकी ड्यूटी है और करना आपका कर्म है। जब वो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा जी, और सही। सही कर्म। जी, बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था आज का, और आई थिंक सारे दर्शक भी बहुत ही खुश हुए होंगे आज, क्योंकि बहुत ढेर सारे जो है उपाय मिल गए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आओ हमारे पॉडकास्ट में, और आप लोग ज़रूर। भी अगर यही चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं मैम को दोबारा इन्वाइट करूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है वो उपाय को लेकर। तो चलिए आज का पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, और मैम आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत जी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन के बेल है उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको मिलते रहे।